प्रोफेशनल रेसलिंग के हर शानदार दौर में ऐसे लेजेंड्स, यादगार पल और मशहूर स्टोरी लाइन सामने आती हैं, जिनके बारे में आप जिंदगी भर बात करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ हर दौर में कुछ ऐसी खराब स्टोरी लाइन भी आती हैं, जो आपको सोचने पर मजबूर कर देती हैं कि आप रेसलिंग क्यों देखते हैं। डॉग फूड से लेकर पुतलों तक, नकली लोगों से लेकर अनजान जनरल मैनेजर तक, इस वीडियो में हम WWE की अब तक की सबसे खराब स्टोरी लाइन पर नजर डालेंगे, जिसकी शुरुआत केटी विक की कहानी से होती है। क्योंकि कुछ चीजें खराब होती हैं, कुछ शर्मनाक होती हैं, और फिर केटी विक वाली स्टोरी लाइन आती है जो इतनी अजीब और अनोखी है कि उसकी कोई तुलना ही नहीं हो सकती। साल 2002 था। WWE एटीट्यूड एरा के क्रेज से निकलकर रूथलेस एग्रेशन एरा में कदम रख रहा था। ब्रांड स्प्लिट नया हुआ था। ट्रिपल एच को रॉ में नई बनी वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप मिली थी और केन हरिकेन हेंस के साथ मिलकर टैग टीम चैंपियन बने हुए थे। थ्योरी के हिसाब से ट्रिपल एच और केन के बीच की लड़ाई दो ताकतवर रेसलर्स के बीच एक बड़ी, जबरदस्त और कड़ी टक्कर वाली दुश्मनी होनी चाहिए थी। लेकिन इसके बजाय WWE ने कंपनी के इतिहास के सबसे अजीब एंगल में से एक पेश किया। इसकी शुरुआत रॉ के साथ अक्टूबर वाले एपिसोड से हुई, जब ट्रिपल एच ने केटी विक का नाम लिया और देखा कि केन वही ठिठक कर रह गए। अगले हफ्ते केन विंग में आकर सफाई देने आए। केटी विक उनके शुरुआती रेसलिंग के दिनों की एक दोस्त थी। एक रात उन्होंने बहुत ज्यादा शराब पी ली थी और केन उन्हें गाड़ी से घर छोड़ने ले जा रहे थे। दुर्भाग्य से कार का एक्सीडेंट हो गया। केटी की मौत हो गई और केन का कहना था कि यह एक हादसा था। लेकिन ट्रिपल एच के पास एक अलग कहानी और सबूत का एक अलग हिस्सा था। रॉ के 21 अक्टूबर वाले एपिसोड में ट्रिपल एच ने एक टेप दिखाया। टेप में एक आदमी केन का मास्क पहने हुए एक ताबूत में घुसता है, जिसमें केटी विक की लाश जैसा दिखने वाला एक पुतला रखा था और वह उस पुतले के साथ घिनौनी हरकत करता है। यह सीन असल में एक फ्यूनरल होम में शूट किया गया था और कहा जाता है कि पतली दीवार के दूसरी तरफ सच में किसी की अंतिम संस्कार की रस्म चल रही थी। रेसलर्स को इसके बारे में पहले से नहीं बताया गया था। रेसलिंग की दुनिया में सबसे सम्मानित आवाजों में से एक जिम रॉस ने इसे बस शर्मनाक बताया। ब्रूस प्रिचर्ड के अनुसार इसके पीछे क्रिएटिव सोच यह थी कि विंस मैकमोहन और ज्यादा सोप ओपेरा जैसे एलिमेंट किरदारों की गहरी बैकस्टोरी और इमोशनल गहराई चाहते थे, ताकि दर्शक उससे जुड़ सकें। इरादे तो अच्छे थे, लेकिन नतीजा बहुत ही भयानक निकला। यह कहानी कुछ ही हफ्तों में खत्म हो गई और केटी विक नाम रेसलिंग में उस पल के लिए एक पहचान बन गया जब क्रिएटिव डिपार्टमेंट पूरी तरह से रास्ता भटक गया था। लेकिन एक पोस्ट क्रेडिट सीन भी है जो इस पूरी घटना को और भी अजीब बना देता है। टॉमी ड्रीमर ने बाद में बताया कि विंस का असली प्लान यह था कि इस झगड़े का अंत रेसलमेनिया में हो, जहां स्कॉट विक नाम का एक आदमी केटी के बदला लेने वाले भाई के तौर पर ट्रिपल एच का सामना करे। सोचिए यह कितना अजीब होता। लेकिन अगर केटी विक वाली कहानी शर्मनाक थी, तो अब बात करते हैं मंडे नाइट रॉ के इतिहास में शायद किसी सेलिब्रिटी की सबसे खराब भागीदारी के बारे में। केविन फेडरलाइन एक बैकअप डांसर थे, जिनकी शादी कुछ समय के लिए ब्रिटनी स्पीयर्स से हुई थी। 2006 के आखिर तक उनकी शादी टूट चुकी थी। उनका पहला रैप एल्बम बुरी तरह फ्लॉप हो गया था और सच कहें तो वे बिना किसी खास वजह के मशहूर थे। WWE ने यह सब देखा और कहा, यही तो हमें चाहिए। केफेड 16 अक्टूबर 2006 के रॉ एपिसोड में जॉनी नाइट्रो और मेलिना के मेहमान के तौर पर आए। जैसे ही उन्होंने बोलना शुरू किया, भीड़ का रिएक्शन ऐसा था जैसे हजारों लोग सोच रहे हों कि वे क्या देख रहे हैं। जॉन सीना का म्यूजिक बजा, दोनों के बीच तीखी बहस हुई और यह सीन तब खत्म हुआ जब सीना ने नाइट्रो को रिंग से बाहर फेंक दिया। हालांकि कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। अगले कुछ हफ्तों तक फेडरलाइन रॉ में ऐसे घूमते रहे जैसे कोई सड़क से भटक कर आ गया हो और गलती से शो में बुक हो गया हो। वह किंग बुकर के साथ दिखे, उन्होंने सीना का मजाक उड़ाया और उनके मैच हरवाए। वह घमंडी चेहरे बनाते थे। समस्या यह नहीं थी कि फेडरलाइन ही विलेन का रोल ठीक से नहीं निभा पा रहे थे। समस्या यह थी कि यह सब एक अजीब प्रमोशनल इवेंट जैसा लग रहा था जो 2006 में रॉ के लिए सही नहीं था। इसका अंत 1 जनवरी 2007 को साल के पहले रॉ शो में हुआ, जब फेडरलाइन का सामना सीना से नो डिस्क्वालिफिकेशन मैच में हुआ। शुरुआत में सीना ने उनके साथ मजाक में खेला, उन्हें रिंग में ऐसे आसानी से पटका जैसे WWE चैंपियन का किसी बैकअप डांसर से सामना होने पर उम्मीद की जाती है। और फिर उमागा रिंग में आए, उन्होंने सीना को जमीन पर गिरा दिया और बेजान हालत में छोड़ दिया और केविन फेडरलाइन रेंगते हुए आए और WWE चैंपियन को पिन कर दिया। इसका नतीजा उसी रात बाद में दिखा जब सीना ने फेडरलाइन को फू मूव मारा और उन्हें हमेशा के लिए घर भेज दिया, जिससे एक जाहिर सवाल उठा, अगर अंत में यही होना था
तो वहां तक पहुंचने में 3 महीने क्यों लगे और WWE चैंपियन को इस दौरान हार क्यों झेलनी पड़ी। इस झगड़े ने मेन स्ट्रीम मीडिया में कोई चर्चा नहीं कराई, इससे किसी का फायदा नहीं हुआ, फैंस को कोई परवाह नहीं थी और यह सब बस टीवी के समय की बर्बादी थी। लेकिन जहां केफिड बनाम सीना का झगड़ा अजीब था, वहीं हमारा अगला झगड़ा तो बिल्कुल बकवास था। रोमन रेंस और बैरन कॉर्बिन की दुश्मनी का एक ऐसा वर्जन हो सकता था जो कामयाब रहता। कॉर्बिन ने अभी किंग ऑफ द रिंग जीता था। ल्यूकेमिया से वापसी के बाद रेंस को आखिरकार लोगों का सपोर्ट मिलने लगा था। एक बहुत बुरे विलेन और वापसी करने वाले हीरो बेबीफेस के बीच की लड़ाई इस प्रोग्राम के लिए काफी आसान हो सकती थी, लेकिन WWE ने असल में जो दिखाया वह एक ऐसी दुश्मनी थी जिसे खास तौर पर इसलिए बनाया गया था ताकि इसमें शामिल हर व्यक्ति की इमेज पहले से खराब हो जाए और इसका नतीजा स्मैकडाउन के इतिहास के सबसे खराब सेगमेंट में से एक के तौर पर निकला। यह कहानी अक्टूबर 2019 में शुरू हुई जब ड्राफ्ट में दोनों को स्मैकडाउन में भेजा गया। कॉर्बिन, जो अब खुद को किंग कॉर्बिन कहते थे, ने तुरंत रेंस के बिग डॉग निकनेम का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। उन्होंने रेंस को चिहुआ हुआ कहा। वे रिंग में बिग डॉग की कॉस्ट्यूम पहने एक आदमी को ले आए और भीड़ ने इसमें कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। फिर 6 दिसंबर 2019 का दिन आया। रेंस ने स्मैकडाउन पर कॉर्बिन के साथियों में से एक डॉल्फ जिगलर को हराया और फिर कॉर्बिन और जिगलर ने मिलकर रेंस पर हमला किया और उन्हें हथकड़ी से रिंग पोस्ट से बांध दिया। इसके बाद कॉर्बिन और जिगलर डॉग फूड के डिब्बे लाए और उन्हें रेंस के सिर पर डाल दिया। इस सेगमेंट का मकसद कॉर्बिन के लिए लोगों में नफरत की हीट पैदा करना था, लेकिन यह पल पूरी तरह से फ्लॉप रहा। भीड़ रेंस के लिए गुस्सा नहीं हुई, बल्कि वे बस कंफ्यूज थे कि वे क्या देख रहे हैं। असली समस्या यह थी कि 2019 तक रोमन रेंस के साथ भीड़ का रिश्ता इतना उलझा हुआ था कि उनके लिए सहानुभूति पैदा करने के लिए बनाया गया कोई भी सेगमेंट उस तरह से काम नहीं कर सकता था जैसा WWE ने सोचा था। कॉर्बिन ने TLC मैच जीता और WWE ने यही आइडिया दोबारा आजमाया जब रेंस ने बदला लिया और उसोस के साथ मिलकर कॉर्बिन पर डॉग फूड डाल दिया। इसके बाद स्मैकडाउन पर डॉग फूड से सने जाने के 1 साल से भी कम समय में रोमन रेंस समरस्लैम में लौटे, विलेन बन गए, पॉल हेमन के साथ जुड़ गए और एक ऐसा दौर शुरू किया जिसे कई लोग मॉडर्न एरा का सबसे बेहतरीन कैरेक्टर रन मानते हैं। ट्राइबल चीफ के तौर पर उनका बदलाव इतना जबरदस्त था कि डॉग फूड वाला हिस्सा ऐसा लगा मानो किसी और व्यक्ति के साथ हुआ हो और एक तरह से ऐसा था भी। डॉग फूड वाला हिस्सा शर्मनाक था, लेकिन कम से कम वह 5 मिनट में खत्म हो गया। दूसरी ओर बॉबी लैशले, लाना और रूसेव का लव ट्रायंगल महीनों तक चला और हर हफ्ते और भी बुरा होता गया। इसकी शुरुआत अक्टूबर 2019 में हुई जब लाना बॉबी लैशले के साथ रॉ में नजर आई और घोषणा की कि वह रूसेव को छोड़ रही हैं। अपनी असली पत्नी को हर सोमवार नेशनल टेलीविजन पर अपने साथी के साथ रोमांस करते देख रूसेव बौखला गए और शो के दौरान लैशले के पीछे पागलों की तरह भागने लगे। लाना ने रूसेव पर नशे की लत का आरोप लगाया, प्रेगनेंसी का नाटक किया, रेस्ट्रेनिंग ऑर्डर के लिए अर्जी दी और कमेंटेटर्स को बिना हंसे ये सब बताना पड़ा। 2019 में WWE सचमुच अजीब था। दिसंबर में शादी वाले हिस्से ने इसे एक अलग ही स्तर पर पहुंचा दिया जब लिव मॉर्गन ने सेरेमनी में आकर दावा किया कि वह और लाना सीक्रेट लवर्स थीं और रूसेव केक से बाहर निकलकर लैशले पर हमला करने लगे। इस स्टोरी लाइन को इसमें शामिल सभी लोगों को रेसलमेनिया में बड़े फायदे का वादा करके बेचा गया था। रूसेव इसलिए सहमत हुए क्योंकि उन्हें बताया गया था कि यह सब WWE के सबसे बड़े स्टेज पर एक मैच के लिए तैयार किया जा रहा है। हालांकि वह मैच कभी नहीं हुआ। इस एंगल को चुपचाप छोड़ दिया गया। रूसेव को 2020 की शुरुआत में रिलीज कर दिया गया और लैशले ने बाद में NVT के साथ अलायंस बना लिया, जिससे उन्हें असल में कामयाबी मिली। WWE का तर्क था कि वे चाहते थे कि दर्शक लैशले को कमजोर या कमजोर स्थिति में देखें, लेकिन इसके बजाय उन्होंने रॉ के इतिहास की सबसे खराब एक्टिंग देखी। और खराब एक्टिंग की बात करें तो हमारी अगली कहानी में दम तो था, लेकिन एक विग की वजह से वह खराब हो गई। 2006 के बीच में ग्लेन जैकब्स, जो केन का किरदार निभाते थे, चुपचाप रिटायरमेंट के बारे में सोच रहे थे। WWE ने इस किरदार को एक युवा परफॉर्मर, डेवलपिंग टैलेंट ड्रू हैंकिंसन को सौंपने का फैसला किया, जो बाद में ल्यूक गैलोस के तौर पर सफल हुए। प्लान यह था कि यह दिखाया जाए कि गैलोस वाला केन ही असली केन है, जिसे जैकब्स के बिना मास्क वाले वर्जन ने कैद कर रखा था और वह अपनी पहचान वापस पाने के लिए लौटा था।
लेकिन जैसे ही उन्होंने गैलोस को केन की कॉस्ट्यूम पहनाई, जिसमें सिंथेटिक फ्रीजी विग भी शामिल थी, पूरी कहानी ही बिगड़ गई। पूरे एंगल को लगभग तुरंत ही रद्द कर दिया गया। मास्क वाले केन ने वेंजेंस 2006 फीट में जीत हासिल की, लेकिन उसके ठीक अगली रात रॉ में केन ने उसका मास्क उतार दिया, उसे बिल्डिंग से बाहर फेंक दिया और उस कहानी का जिक्र फिर कभी नहीं हुआ। वह नकली केन वापस डेवलपिंग में चला गया। बाद में फेस्टस और फिर ल्यूक गैलोस के तौर पर सामने आया और कुछ सफलता भी पाई। जो कहानी उसने पीछे छोड़ी, उसे मुख्य रूप से इस बात के सबूत के तौर पर याद किया जाता है कि WWE में $30 की विग 6 महीने की क्रिएटिव प्लानिंग को खराब कर सकती है। लेकिन जहां नकली केन वाली कहानी खराब तरीके से पेश किए जाने के कारण फेल हो गई, वहीं अगली कहानी बिना किसी प्लान किए गए नतीजे के महीनों तक चलती रही। लैपटॉप वाला अनजान रॉ GM, उसका परेशान करने वाला नोटिफिकेशन साउंड और माइकल कोल का ईमेल पढ़ना, ये रॉ के इतिहास के सबसे अजीब क्रिएटिव फैसलों में से एक था। इसकी शुरुआत तब हुई जब विंस मैकमैहन ने ब्रेट हार्ट को GM के पद से हटा दिया और सारी पावर एक अनजान गुमनाम व्यक्ति को सौंप दी। 1 साल से ज्यादा समय तक WWE ने इस रहस्यमयी पहचान को लेकर सस्पेंस बनाए रखा और फैंस अंदाजे लगाते रहे, लेकिन इसका कोई नतीजा नहीं निकला, क्योंकि जैसा कि पूर्व राइटर केविन एक ने बाद में कंफर्म किया, WWE के पास इसके अंजाम के लिए कभी कोई लॉन्ग टर्म प्लान नहीं था। एक क्रिएटिव मीटिंग के दौरान मजाक में हॉर्नस्वोगल का नाम सुझाया गया था। यह मजाक इस बात पर आधारित था कि पहले ही यह खुलासा हो चुका था कि वह विंस मैकमैहन का नाजायज बेटा है, लेकिन फिर वह मजाक ही असलियत बन गया। जुलाई 2012 में रॉ के 1000वें एपिसोड में हॉर्नस्वोगल रिंग के नीचे से अनजान GM के तौर पर सामने आया। 1 साल से ज्यादा समय तक चले सस्पेंस का अंत एक ऐसे मजाक के तौर पर हुआ जिसकी किसी को जरूरत नहीं थी। लेकिन जहां अनजान रॉ GM वाला एंगल बेकार था, वहीं पीगी जेम्स वाली स्टोरी लाइन तो सीधे अपमानजनक थी। अक्टूबर 2009 में मिशेल मैककूल और लैला ने मिकी जेम्स के वजन का मजाक उड़ाना शुरू किया और उन्हें पिगी जेम्स कहना शुरू कर दिया। अजीब बात यह थी कि मिकी जेम्स उस समय अपनी सबसे अच्छी फिटनेस में थी। उनका मजाक उड़ाना स्क्रिप्टेड था, लेकिन उनका अपमान असली था। जनवरी 2010 में स्मैकडाउन के एक एपिसोड में लेकूल ने जबरदस्ती उन्हें स्वर के आकार का केक खिलाया और जब वह रिंग में रो रही थी तो उनका मजाक उड़ाया। मैककूल ने बाद में कहा कि उन्हें उस पल से नफरत थी। स्क्रिप्टेड बातें कहने के लिए रिंग में जाने से पहले वह हर हफ्ते बैकस्टेज जेम्स से माफी मांगती थी। जेम्स ने बाद में माना कि वह हफ्तों तक सोचती रही कि क्या कंपनी सच में उनके बारे में ऐसा सोचती है, या यह कोई कहानी है या कोई फैसला। मिकी ने रॉयल रंबल में विमेन्स चैंपियनशिप जीती, लेकिन 1 महीने के अंदर ही मैककूल से हार गयी। 3 महीने बाद WWE ने उन्हें निकाल दिया और उनका सामान एक कचरे के बैग में वापस भेज दिया। रेसलिंग ऑब्जर्वर न्यूज़लेटर ने इसे 2009 का सबसे घटिया प्रमोशन टैक्टिक अवार्ड दिया। विडंबना यह है कि जेम्स ने इस पूरी स्थिति को उन लोगों से ज्यादा प्रोफेशनलिज्म के साथ संभाला जिन्होंने इसे प्लान किया था। हालांकि कुछ खराब स्टोरी लाइन महीनों तक खींचती है, लेकिन एमालिना वाला एंगल सालों की सबसे खराब स्टोरी लाइनों में से एक रहा, जबकि असल में यह कभी हुआ ही नहीं। 3 अक्टूबर 2016 से रॉ में एमा के हर हफ्ते छोटे वीडियो दिखाए जाने लगे, जिनमें वह बीच पर बिकिनी पहनकर स्लो मोशन में अपने बाल झटकती हुई दिखती थीं। हर वीडियो के आखिर में वे एमा से एमालिना में उनके बदलाव के जल्द शुरू होने का वादा करते थे। महीनों तक उनके डेब्यू की चर्चा होती रही। ये वीडियो 17 हफ्तों तक दिखाए गए। फिर 2017 की शुरुआत में एमालिना आखिरकार सबके सामने आई। वह रैंप के ऊपर खड़ी हुई, 17 हफ्ते के इंतजार का जिक्र किया और घोषणा की कि अब वह एमालिना से वापस एमा बनने के बदलाव से गुजरेंगी, और फिर वह गायब हो गयी। बस इतना ही। पूरे घटनाक्रम का नतीजा बस यही था। रिपोर्ट्स के मुताबिक कई बार रिहर्सल के बाद WWE ने इस प्लान को रोक दिया, क्योंकि प्रोड्यूसर्स को लगा कि एमा उस किरदार को उस तरह से नहीं निभा पा रही थी जैसा उन्होंने सोचा था। TLC में असुका से हारने के 7 दिन बाद नवंबर 2017 में उन्हें रिलीज कर दिया गया। वह कुछ साल बाद लौटी, लेकिन फिर से रिलीज कर दी गयी। एमालिना WWE की उन दुर्लभ नाकामियों में से एक है जिसमें असल में होने की भी हिम्मत नहीं थी। लेकिन मॉडर्न दौर की इन नाकामियों से आगे बढ़कर आइए एटीट्यूड एरा में चलते हैं और अब तक के सबसे हैरान करने वाले खुलासों में से एक पर नजर डालते हैं। 1998 के आखिर में द अंडरटेकर ने द मिनिस्ट्री ऑफ डार्कनेस बनाई, स्टेफनी मैकमोहन को अगवा किया और महीनों तक रॉ में दहशत फैलाई। बाद में यह मिनिस्ट्री शेन मैकमोहन के कॉरपोरेशन के साथ मिलकर द कॉरपोरेट मिनिस्ट्री बन गई और ऑस्टिन व विंस मैकमोहन को परेशान किया। लेकिन फिर एक नया रहस्य सामने आया।
हायर पावर यानी पर्दे के पीछे से अंडरटेकर को कंट्रोल करने वाला कोई रहस्यमयी व्यक्ति, असल में मास्टरमाइंड। हफ्तों तक फैंस अंदाजा लगाते रहे, क्या यह जेक रॉबर्ट्स थे, शॉन माइकल्स या कोई बिल्कुल नया व्यक्ति। इस सस्पेंस ने माहौल को रोमांचक बना दिया था। हायर पावर वाले कॉन्सेप्ट ने कहानी में ऐसी दिलचस्पी पैदा की कि 1999 के वसंत तक फैंस इससे जुड़े रहे। और फिर सच सामने आया, एक लबादा पहने व्यक्ति रिंग में आया। जब उसका हुड हटाया गया तो सामने विंस मैकमैहन थे, वही विंस जो महीनों से द मिनिस्ट्री से लग रहे थे, जिन्होंने अंडरटेकर को रोकने के लिए स्टीव ऑस्टिन से हाथ मिलाया था और जिनकी बेटी को किडनैप करके जबरदस्ती एक अजीब शादी में धकेला जा रहा था। असल में वही इसके पीछे थे। भीड़ निराश हो गई क्योंकि इस खुलासे का कोई लॉजिक नहीं बनता था। विंस महीनों तक उसी ग्रुप से परेशान होते रहे जिसे असल में वही कंट्रोल कर रहे थे। या तो विंस दुनिया के सबसे बड़े और लंबे समय तक चलने वाले धोखेबाज थे, या फिर कहानी लिखने वालों ने एंडिंग को ध्यान में रखकर शुरुआत से कहानी नहीं बुनी थी। कुछ ही हफ्तों में यह स्टोरी लाइन बिखर गई और बस विंस की अजीब आंखों वाला मीम ही यादगार रह गया। लेकिन इन नाकामियों को छोड़कर अगर आप हर साल की सबसे बेहतरीन WWE स्टोरी लाइन को फिर से देखना चाहते हैं तो यह वीडियो जरूर देखें।